हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम के और उससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है एक्चुअल में। तो अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड एंड अदर सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ही समझ आ रहा है सर्कुलेशन से। अब सर्कुलेशन जो होता है यानी हमारे पूरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है मेरे स्टमक के अंदर, तो उसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है वो मेरे शोल्डर्स तक या मेरे चेस्ट तक या मेरे लेग्स तक कैसे पहुँच रहे हैं। तो यानी वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो तो हो रहा है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये कोई अकेला ऑर्गन नहीं कर सकता, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड होता है और अदर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ब्लड के साथ साथ कई दूसरी सब्सटेंसेस भी जाते हैं जो कि जाते हैं हर एक पार्ट में बॉडी के। ठीक है, पूरी बॉडी के पूरे एक एक पार्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी वजह से होता क्या है, ये प्रोवाइड कराता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे एक एक सेल को, एक एक बॉडी के सिंगल सिंगल सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, साथ ही साथ उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा ताकि वो प्रॉपरली जिंदा और हेल्दी रह सके। ठीक है, तभी वो अच्छे से फंक्शनिंग कर पाएगा। ओके, अगर एक इंडिविजुअल सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई ना पहुंचे तो वो डेड हो जाएगा। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिले तो वो वीक हो जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद वो भी डेड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ही दूर करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वो सप्लाई करता है इन सारी चीज़ों को सर्कुलेट करके उन तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब देखो, हमने जो हमारे जो सेल्स है उन्होंने न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन अब न्यूट्रिएंट कुछ खाया तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट तो निकालेगा ही। तो वेस्ट के नाम पे उनके पास से निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं जैसे लैक्टिक एसिड और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी एसिड्स वेस्ट जितना भी है उन सबको रिमूव करने का काम भी हमारा कौन करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मीनिंग समझ आ गया। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड अदर सब्सटेंसेस। उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचेगी हमारे सेल तक। और जब वो उन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो जो वेस्ट होगा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी का वेस्ट, उन सबको वो बाहर निकाल देंगे हमारी बॉडी से। सो दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि यूज होने वाले, क्योंकि मैंने अभी बोला वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की एक्टिविटी है। तो कौन कौन से ऑर्गन है, तो फर्स्ट आता है इसके अंदर हार्ट। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो सबसे प्राइमरी ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सेकेंड है इसके अंदर आर्टरीज। ठीक है, थर्ड नंबर आता है इसके अंदर वीन्स का, और लास्ट है इसके अंदर हमारे कैपिलरीज। तो बारी बारी से एक एक ऑर्गन के बारे में जानते हैं और उनसे रिलेटेड कैसे कैसे वो सर्कुलेशन करते हैं, कैसे कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। जो हार्ट होता है वो बनता है हमारे कार्डियक मसल से। तो याद करो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि भाई जो मसल्स है ना वो होती है 3 टाइप की। फर्स्ट होती थी स्केलेटियल मसल, सेकेंड होती थी स्मूथ मसल्स, और थर्ड होती थी कार्डियक मसल। स्केलेटियल मसल को हम अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर लेते थे, जैसे हमारे बाइसेप्स हो गया। ठीक है, स्मूथ मसल जो होती जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह को फॉर्म करती थी मेनली, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन्स को। ठीक है, लेकिन हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर कार्डियक मसल होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या चीज़ है, अ ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स कनेक्टेड विद डिफरेंट सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। तो हार्ट जो है वो मैं बोलूँगा एक प्राइम सेंटर है सर्कुलेशन का। यहाँ से चीज़ें कनेक्ट होती है और थ्रू आउट द बॉडी काम करती है। ठीक है, हमारे हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, यानी 4 अलग अलग खाने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, हार्ट प्रोमिनेंट एक्शन इज पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट का जो मेन एक्शन है, मेन फंक्शन है वो क्या है,
ब्लड को पंप करना, ठीक है, दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड. ओके, दिस पंपिंग ऑफ एक्शन help to provide oxygen and nutrient to these tissue cells, removal of waste such as carbon dioxide and lactate. ठीक है, यानी ये जो पंपिंग एक्शन है ना, इससे होता क्या है, ये ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करके ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, एक एक इंडिविजुअल सेल तक पहुंचाता है, एक एक टिश्यू सेल तक पहुंचाता है, और वो ब्लड जो होगा वो कैरी करके लेके जाएगा अपने साथ ऑक्सीजन को, अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को, और जब वो टिश्यू सेल्स उसको यूज़ कर लेंगे तो उन्हीं के साथ उनका जो वेस्ट निकलेगा उनको यूज़ करने से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, उनको अपने साथ लेता हुआ आ जाएगा वापस. ठीक है, तो ये है प्राइम फंक्शन हार्ट का. ओके, अब देखते हैं इसके आगे लोकेशन ऑफ हार्ट. हार्ट होता कहाँ पे है? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कुछ ऐसा इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं हार्ट जो होता है वो हमारी थोरैक्स के अंदर होता है, यानी हमारे थोरैसिक कैविटी, दैट इज दिस इज आवर थोरैसिक कैविटी. तो इसके अंदर जो होता है हमारा हार्ट होता है. यहाँ पे एक लंग होगा, दूसरा लंग्स होगा, दोनों लंग्स के बीच के अंदर ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, साथ ही साथ इस हार्ट के नीचे एक प्रेजेंट होता है डायफ्रैग, जो काम करता है हमारा लंग्स को हवा भरने के और लंग्स से हवा बाहर निकालने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके पूरे मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से समझा था. ठीक है, एक ह्यूमन हार्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली वेट करता है 300 ग्राम्स के आसपास. ठीक है, और जो एक खास बात क्या है, हम बोलते हैं ना हमारा दिल लेफ्ट की साइड होता है, तो एक्चुअल में वो लेफ्ट की साइड नहीं होता, वो सेंटर पे ही होता है. जो हमारा स्टर्नम है, जो हमारी मेन बीच की जो हड्डी होती है स्टर्नम, वहीं पे ही लाई करता है हमारा हार्ट. बस ये इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, हार्ट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी इसका मेजर जो पोर्शन होता है वो लेफ्ट की साइड फॉल करता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं हमारा जो हार्ट है वो है लेफ्ट में. ओके, लोकेशन ऑफ हार्ट समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो हार्ट इज डिवाइडेड बाय सेप्टम इनटू 2 साइड्स, दैट इज लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, जो पूरा हार्ट है इसको डिवाइड किया गया है ये पार्ट से, जिसको बोला जाता है सेप्टम. ठीक है, ये हार्ट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है. फर्स्ट इज द राइट पार्ट और सेकेंड इज द लेफ्ट पार्ट. ठीक है, अच्छा, अब हर पार्ट के अंदर 2 चेम्बर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये है हमारा राइट पार्ट, तो इसके अंदर 2 चेम्बर्स होंगे, फर्स्ट दिस वन, सेकेंड दिस वन. ठीक है, ऐसे ही हमारा जो लेफ्ट पार्ट है इसके अंदर 2 चेम्बर होंगे, फर्स्ट दिस वन और सेकेंड दिस वन. ठीक है, ये डिवाइड हो गया इस वाली वेल्व के थ्रू और ये हो गया इस वाली वेल्व के थ्रू. ओके, अच्छा, जो अपर चेम्बर्स होते हैं उनको आर्ट्रियम और लोअर चेम्बर को वेंट्रिकल्स बोला जाता है. तो दिस इज आर्ट्रियम. ठीक है, ये भी है आर्ट्रियम, ये है वेंट्रिकल, और ये है वेंट्रिकल, ये है हमारा आर्ट्रियम. ठीक है, तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, हमारा हो जाएगा राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है हमारा हार्ट. ठीक है, जो आर्ट्रियम की जो वॉल है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो आर्ट्रियम की जो वॉल है वो है थिनर है. ठीक है, एज कंपैरेटिव टू जो हमारी वॉल्स है वेंट्रिकल्स की. वेंट्रिकल की देखो वॉल कितनी मोटी है. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि ये हमारा हाई प्रेशर जोन के अंदर रहता है हमारा वेंट्रिकल्स, और उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए ताकि वो पंप स्ट्रॉन्ग कर पाए. ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे की जानकारी, जो कि है फंक्शन ऑफ हार्ट. हमारा हार्ट अब काम कैसे करता है. ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं थोड़ा सा. जो हार्ट जो है वो काम करता है मेनली, पहली बात तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का. ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक एक टिश्यू सेल तक हमारे ब्लड को पहुंचाएगा. वो कैसे पहुंचेगा, किन किन चीज़ों से पहुंचेगा, कैसे कैसे उसका फ्लो रहेगा, वो हम देखते हैं अब. ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है सुपो वेना कैवा से, जहाँ से ब्लड जो होगा एंटर करेगा फर्स्ट टाइम हमारे हार्ट के अंदर. ठीक है, यहाँ से जैसे. ठीक है, उसके बाद वो जो होगा ब्लड वो जाएगा राइट आर्ट्रियम के अंदर, दैट इज दिस वन. ठीक है, राइट आर्ट्रियम के अंदर. फिर जो ये वेल्व्स है, इन वेल्व से निकल के वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर.
ठीक है। अब इस राइट वेंट्रिकल से निकल के वो जाएगा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू और निकल जाएगा वो कहाँ पे, लंग्स के पास। फिर लंग्स क्या करेगा, जो ब्लड आया है उसके अंदर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा और पुश कर देगा उसके अंदर ऑक्सीजन। यानी हमारा जो राइट पोर्शन ऑफ हार्ट है वो कैरी क्या करता है, हमारा केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड और मैं बोलूँ जो ब्लड वेस्ट के साथ है, इम्प्योर ब्लड, उनको कैरी करता है। अब हार्ट पे गया, वो क्लीन करेगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन को डालेगा और उन सबको पहुंचा देगा हमारे पल्मोनरी वीन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से जो होगा ब्लड जाएगा वो जाएगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के वो निकल जाएगा आरोटा के थ्रू हार्ट से बाहर और फैल जाएगा हमारे एक एक टिश्यू सेल तक। फिर वो पूरा घूम के वापस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, सुपर वेना कैवा से हार्ट के अंदर। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस चलता रहता और ये फंक्शनिंग पूरे, जब आप सो रहे हो, जब आप खा रहे हो, जब आप पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा हार्ट कभी भी काम करना बंद नहीं करता। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जो उसकी कैपेसिटी है वर्क करने की, वो किसकी वजह से, क्योंकि वो कार्डियक मसल है, वो स्केलेटल मसल नहीं है, ना ही वो स्मूथ मसल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में और समझते हैं। हार्ट की जो फंक्शनिंग के बारे में अगर मैं और बताऊं तो हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जिसके अंदर होता है वो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या बात करता है, वो बात करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट थ्रू द बॉडी to provide oxygen and nutrients to the tissue of the body while bringing the deoxygenated blood back to the heart। ठीक है, अब समझो, हमने पढ़ा कि भाई हार्ट के अंदर, कि भाई हार्ट का डायग्राम ऐसा है, ब्लड यहाँ से आएगा, ब्लड वहाँ से जाएगा। तो मेनली है ना, ब्लड जो होता है वो दो जगह ट्रैवल करता है। एक ट्रैवल करता है हमारे लंग्स के पास, ठीक है, और एक ट्रैवल करता है हमारे टिश्यू के पास, हार्ट के थ्रू से। ठीक है, हार्ट जो होता है एक बार ब्लड पहुंचाता है हमारे लंग्स के पास और एक बार ब्लड पहुंचाता है हमारे एक एक मसल की टिश्यूज तक। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं केवल और केवल नीचे वाले पोर्शन की, कि भाई लंग्स वाला पार्ट को भूल जाओ, अगर वो पहुंचा रहा है टिश्यूज तक यानी हमारी पूरी बॉडी तक, ठीक है, तो वो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, वो हार्ट का ही फंक्शन है जिसको बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहां पे वेना कैवा के थ्रू ब्लड जो होगा एंटर करेगा हमारे राइट आर्टरियम के अंदर, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, ये वाला पार्ट हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ ऑक्सीजन वाला पार्ट नहीं। जब ब्लड आ गया वो जब आरोटा के थ्रू पैसेज से एक एक ब्लड सेल तक पहुंचेगा, एक एक टिश्यू तक पहुंचेगा, टिश्यू सेल तक पहुंचेगा, फिर वहां से सारे न्यूट्रिएंट जितने भी रिक्वायर है, ऑक्सीजन, सब कुछ वहां पे पहुंचा दिया, सारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब वहां से सारा वेस्ट लेके वापस आ जाएगा हार्ट के अंदर। तो ये जो पैसेज हुआ, ठीक है, सुपर वेना कैवा से लेके आरोटा से निकल के एक एक हमारे टिश्यू तक, ठीक है, तो इस सर्कुलेशन को केवल बोला जाता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम इसी का पार्ट 2 जो है कि मैं बात करूंगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन नाम है तो यहाँ पे जितना भी चीज होगी वो होगी पल्मोनरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड जो हार्ट से निकलता है फर्स्ट टाइम, वो निकलता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड निकलेगा, पहुंचेगा कहाँ पे, लंग्स के पास। लंग्स का क्या काम है, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारे वेस्ट को और ब्लड को वापस से प्योर बना के पहुंचाएगा कहाँ पे, पहुंचाएगा इस पैसेज से थ्रू जिसका नाम है पल्मोनरी वीन्स, और उससे पहुंचाएगा वापस हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, तो जो एक्सचेंज हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ हार्ट का लंग्स के साथ, तो उसको केवल बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, देन बैक टू द हार्ट अगेन।
ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, कोई भी दिक्कत आओ किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर, टाइम डाल के अपना कमेंट डालो कि मुझे इस वाले सेक्शन के अंदर दिक्कत आई है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा सारे के सारे डाउट दोबारा कवर करने का। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आर्टरीज के बारे में। तो हमने हार्ट के बारे में सब कुछ देख लिया। अब हम अपने सेकंड ऑर्गन पे पहुंच गए हैं जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है जिसका नाम है आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है? आर्टरी एक हाई प्रेशर की ट्यूब होती है। ठीक है, आर्टरी एक जस्ट एक ट्यूब है जो कि हमारे हार्ट से कनेक्टेड है और हमारे थ्रू आउट दी बॉडी ट्रैवल करती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड जाता है वो हाई प्रेशर ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जब हार्ट पहली बार ब्लड को पंप करता है प्रेशर के साथ, वो प्रेशर के साथ इसी आर्टरीज के थ्रू निकलता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज क्या है? आर्टरीज आर वेरी इलास्टिक, मस्कुलर एंड थिक। ठीक है, जो आर्टरीज होती है वो होती है इलास्टिक, ताकि वो एक जगह से फैल के, ताकि जब प्रेशर बढ़े ना तो वो फटे ना, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ना बढ़े, वो थोड़ा सा फैल जाए, जब ब्लड निकल गया तो वापस से सिकुड़ जाए। दैट इज हिज इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मस्कुलर होता है, ये थोड़ा मोटा सा होता है, थिक वॉल्ड होता है, क्योंकि इसको प्रेशर झेलना है, क्योंकि हार्ट जो है हमारा बहुत प्रेशर से ब्लड पंप करता है, तो वो प्रेशर को झेलने लायक भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो केवल आर्टरीज ही झेल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी, हेल्प टू होल्ड द हाई अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हमारी जो आर्टरीज है वो एक्सटेंसिबल है, यानी वो फैल सकती है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड एक बार में ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने प्रेशर से ब्लड आ रहा है हार्ट से। ओके, नेक्स्ट है इट्स एक्सटेंसिबिलिटी हेल्प टू रेगुलेट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो होता है, जब हम बीपी नापते हैं, वो होता है दो टाइप। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक क्या होता है? जब हमारे आर्टरीज के थ्रू ब्लड ट्रैवल कर रहा है, दैट इज आर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि कवर किया जाता है, जो कि कंट्रोल किया जाता है केवल और केवल आर्टरीज के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है आर्टरीज डू नॉट कोलैप्स व्हेन दे आर एम्प्टी, ओनली मस्कुलर कोर्स कॉन्ट्रैक्शन टू सम एक्सटेंट। यानी हमारे जो आर्टरीज है ना वो सिकुड़े नहीं जाता अगर ब्लड नहीं है तो। ठीक है, वो अपनी पोजीशन की, वो अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जस्ट जो उसके ऊपर जो मस्कुलर लेयर है ना वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, अगर मैं जैसे एक बलून को खाली कर दूंगा तो वो कैसे पिचक से जाएगा ना। ठीक है, तो वैसा नहीं पिचकता कभी भी हमारे आर्टरीज, वो फुली रहेगी हमेशा। ठीक है, वो स्ट्रॉ की तरह लगा लो कि हमेशा फुली रहती है। ओके, आगे है इसी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरीज को हमने मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है इलास्टिक आर्टरीज। ठीक है, इलास्टिक आर्टरीज कौन सी आर्टरीज है? जो कि लार्ज साइज्ड है, जिनका साइज बड़ा है नॉर्मल से। ठीक है, जो डायरेक्टली लीड करती है हमारे हार्ट को। ठीक है, यानी हार्ट से जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है वो होती है कौन सी? हमारी इलास्टिक आर्टरीज। ठीक है, दे कंडक्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द मस्कुलर आर्टरीज। ठीक है, इसका काम क्या है? हार्ट से ब्लड को लो और मसल की जो आर्टरीज है उन तक पहुंचा दो। ठीक है, दे आर मोर इलास्टिक टू बियर द शॉक ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इतने इलास्टिक है, इतने ज़्यादा इलास्टिक है कि जब हार्ट हमारे बहुत तेज़ी से पंप करता है ना ब्लड, तो उसके शॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट मस्कुलर आर्टरीज। मस्कुलर आर्टरीज क्या होती है? ये साइज में थोड़ी छोटी होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन द ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, अपने ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग ऑर्गन्स में। तो ठीक है, तो ये काम है हमारे मस्कुलर आर्टरीज का। थर्ड आता है इसके अंदर आर्टियोल्स। आर्टियोल्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, जो कि आर्टरीज जो होती है मस्कुलर आर्टरीज उसकी तरह होते हैं। मेंटेन द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं कौन? आर्टरियोल्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजों के बारे में पता चल गया कि इलास्टिक आर्टरीज, ठीक है, फिर आता है मस्कुलर आर्टरीज और आता है लास्ट आर्टरियोल्स। ओके,
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अपने थर्ड ऑर्गन पे, जिसका नाम है वीन्स। वीन्स जो होती है वो दिखती है कुछ इस टाइप की। इसके बारे में जाने तो क्या है, वीन्स रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट। ठीक है, ये ट्रैवल करता है हार्ट के पास। ठीक है, हमने आर्टरीज देखा जो कि हार्ट से दूर ट्रैवल करती है हमारे बॉडी के पास। ठीक है, यहाँ पे वही सेम चीज उल्टी है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्ट्रक्चर इज समवट सिमिलर टू दी आर्टरीज। इसका स्ट्रक्चर भी आर्टरीज के ही जैसा है। यानी अगर मैं मसल फॉर्मेशन बोलूँ इसके अंदर कि भाई जितनी भी आर्टरीज है, जितनी भी कैपिलरीज है, जितने भी ऑर्गन्स है, ठीक है, वो सारे कई सारे लेयर्स में बनते हैं। जैसे कि सिमिलरली है आर्टरीज और वेन्स, वो 3 लेयर के अंदर बनते हैं। तो 3 लेयर के ही अंदर दोनों बनते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर सिमिलैरिटी है। मोस्ट ऑफ द वेन्स हैव वाल्व्स टू स्टॉपेज द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड एज वेन्स वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, जो वेन्स जो होती है उसको देखो, हमने ब्लड को पंप तो कर दिया, प्रेशर से पहुंचा तो दिया है, ठीक है, वो पूरी बॉडी तक पहुंच भी गया। अब वापस लाना है, अगर मान लो पैर से उसको ऊपर तक हार्ट तक लाना है, तो एंटी ग्रेविटी में वर्क कर रही है ना, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए है ना, अगर मैं नीचे से पंप करूँ तो कितना प्रेशर चाहिए होगा तब जाकर ब्लड पहुंचेगा। ठीक है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हमारे वीन्स के अंदर होते हैं वेल्व्स। ये वेल्व्स खुलते और बंद होते रहते हैं। ठीक है, जो कि काम क्या करते हैं, ताकि ब्लड जो है वो वापस बैकफ्लो ना कर जाए, यानी वापस पीछे ना आ जाए। ठीक है, वीन्स जो होती है वो काफी पतली होती है आर्टरीज के मुकाबले। क्यों? आर्टरी जो होती है वो हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। कैरीज अ लोअर रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा, जो ब्लड का फ्लो होगा, वो होता है थोड़ा सा धीमा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का 4th और आखिरी पार्ट, जो कि है कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज जस्ट एक कनेक्टिंग वेसल है, कनेक्टिंग ट्यूब है, जो कि काम करती है 2 लोगों को जोड़ने का। ठीक है, वो लोग जोड़ते कौन कौन सी है? एक जोड़ती है आर्टरीज की तरफ से आर्ट्रियोल्स और वीन्स की तरफ से वेन्यूल्स। ठीक है, तो जब आर्टरीज और वीन्स के साथ मिलती है तब ये बनाती है क्या? इसको बोला जाता है कैपिलरीज। ठीक है, जो कैपिलरीज होती है, अगर मैं उसके टाइप्स के बारे में बात करूँ कि कितने टाइप की कैपिलरी है, तो वो बहुत सारी टाइप की होती है। मेनली हम बात करें 3 की। फर्स्ट है जिसके अंदर कंटिन्यूअस कैपिलरीज। ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस कैपिलरीज वो कैपिलरीज है जो कि मिलती है हमें मसल के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर और डिफरेंट नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, सेकेंड आता है इसके अंदर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, जो कि मिलती है हमारे रीनल ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो ये काम है इसका। नेक्स्ट है इसके अंदर आता है सिसोसॉइडियल कैपिलरीज, जो कि मिलती है हमारे लीवर और बोन मैरो के अंदर। बस, तो ये है हमारी कैपिलरीज के बारे में। अगर हम इसके आगे फंक्शंस ऑफ कैपिलरी देखें कि इसका काम क्या है, तो इसके अंदर मेन काम जो है वो है भाई, कैपिलरी जो होती है ना, वो एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से बनती है। ठीक है, तो ये केवल लिमिटेड चीज को ही अपने पास से जाने देगी और आने देगी। ठीक है, यहाँ पे ये एक ऐसा दरवाजा है जहाँ पे केवल और केवल पास दिखा के एंट्री होगी। ठीक है, अगर आपको अलाउ करती है कैपिलरीज तो आप अंदर घुसो, नहीं तो गेट लॉस्ट। ठीक है, अच्छा, हाउ परमिएबल दे आर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन और द टिश्यू दे आर फाउंड इन। ठीक है, अच्छा मान लो कैपिलरी जो है वो है एक आर्मी का बंदा, जो कि सिक्योरिटी का बंदा, जो कि अलाउ नहीं करता किसी को भी घुसने के लिए। अगर आपके पास प्रॉपर पास है तो आप घुसोगे, यानी वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, केवल सेलेक्टिव चीजों को जाने देगी। सेकंड, इसके अंदर हमने बात करी कि भाई कितनी परमिएबल होगी, कितनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होगी, वो डिपेंड करता है ये है कहाँ पे। ठीक है, अगर ये आसपास है हार्ट के अंदर तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होगा, अगर दूर है तो थोड़ा हाँ ठीक है। ठीक है, अगर किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन के पास है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, कि किसी को घुसने नहीं देना। ओके, अगर नहीं है कोई भी ऐसी नॉर्मल ऑर्गन्स के पास है फिर जाओ। ठीक है, देयर वॉल्स आर वेरी थिन, अलाउ द सब्सटेंसेस टू इजीली एंड क्विकली डिफ्यूज। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज की वॉल होती है ना, वो बहुत पतली होती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आता है कैपिलरीज आर मच थिनर एंड आर्टरीज एंड वीन्स।
ठीक है। आर्टरीज और वेन्स होती है वो फिर भी मोटी होती है, आर्टरीज तो बहुत मोटी होती है, लेकिन कैपिलरी जो वो बहुत पतली होती है, और इस पतले लेयर की वजह से ही केवल और केवल ट्रांसमिशन हो पाता, डिफ्यूजन हो पाता है। ठीक है, आगे है इसके अंदर फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा, एक एक ऑर्गन की डिटेल्डली स्टडी करी। अगर मैं बोलूँ सर्कुलेटरी सिस्टम अब क्या है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का मुझे फंक्शन बता दो, तो जब हम एक एक ऑर्गन के बारे में जान चुके हैं तो क्या हम पूरा ओवरऑल फंक्शन नहीं बता सकते? सेम फंक्शन है भाई, कुछ अलग ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राइमरी फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो वो ये है क्या कि भाई एक प्रॉपर मेंटेन करो ब्लड सप्लाई को। ठीक है, एक सप्लाई को, कि ऐसा नहीं कि तुमने अच्छा ऑक्सीजन वाला भेज दिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जमा होता जा रहा है ब्लड में, ऐसा नहीं। प्रॉपर एक बैलेंस मेंटेन करने का काम है हमारे प्राइमरी फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, दूसरा प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि भाई ट्रांसपोर्ट करते रहो लगातार ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करते रहो लगातार न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांसपोर्ट करते रहो लगातार हार्मोन्स को। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है? ये सारे करना है टिश्यू सेल्स के अंदर। ठीक है, उसी के साथ साथ जब ये यूज करेंगे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स को, तो निकालेंगे ये वेस्ट को रिमूव करना भी काम है, प्राइमरी फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेनली 3 फंक्शन आए। फर्स्ट आया क्या कि एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखना बॉडी में। सेकंड आया कि ट्रांसपोर्ट करो जो एसेंशियल चीजें हैं एक सेल को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, थर्ड जो है वो ये आया कि अब जो वेस्ट है उसको कैसे तुम यूटिलाइज कर रहे हो, उसको कैसे तुम टेक ऑफ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ है प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर सेकेंडरी फंक्शन की या अदर फंक्शन की। ठीक है, अदर फंक्शन क्या है? हर ऑर्गन का ना एक अलग इंडिविजुअल फंक्शन है जिसके बारे में हम जान ही चुके हैं क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है, तो हार्ट का भाई क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ब्लड को पूरी के पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ये काम है हमारे हार्ट का। आर्टरीज का काम क्या है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, केवल और केवल आर्टरीज के अंदर ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। ओके, फिर आती है वीन्स। वीन्स क्या करती है भाई? हमारे इम्प्योर जो ब्लड है, ठीक है, जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो पहुंचाते हैं हमारे हार्ट तक। ठीक है, फिर आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट, जो कि ये पहले भी करते थे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं जो मेन इसके अंदर कंपोनेंट है पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड का काम क्या है? कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू सेल। ठीक है, तो ये काम है किसका? ब्लड का। सेकंड उसका काम है कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। फिर थर्ड काम है कैरीज न्यूट्रिशंस टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके अलावा क्या है? कैरी हार्मोन्स, कैरी वेस्ट। ठीक है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे फंक्शन है एक सर्कुलेटरी सिस्टम के। इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे हम पहले बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे कि अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तब तुम्हें पता होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे दो चीज़ें बहुत इक्वली लेवल पे होती है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ठीक है, तब जाके इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर मैं स्पोर्ट्स के उससे बताऊँ, ठीक है, अगर मैं फिजिकल एजुकेशन के सेंस से बताऊँ तो इसका कुछ डेफिनेशन होता है कुछ इस तरीके से, व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर काउंटर बैलेंस्ड बाय इक्वल and opposite forces so that the sum of the forces equal 0, it's called the state of equilibrium। यानी जितना फोर्स लग रहा है बॉडी के हिसाब से, ठीक है, ये बॉडी जितना फोर्स लगा रही है और इसके आसपास से सराउंडिंग से जितना फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, ठीक है, दोनों जब काउंटर बैलेंस्ड हो जाए, यानी बाहर से जितना फोर्स लग रहा है और अंदर से बॉडी जितना बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है, जब दोनों काउंटर बैलेंस हो जाए यानी दोनों इक्वल हो जाए, तो उससे क्या होगा? एक स्टेट बनेगा जहां पे ये एक पूरी की पूरी बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर खड़ी रहेगी, छोटे से भी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ क्या है? ये स्टेट ही है इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां पे दोनों फोर्सेस काउंटर बैलेंस हो जाती है, जितना फोर्स हमारी बॉडी एक्सर्ट कर रही है बाहर की तरफ और जितना हमारा सराउंडिंग फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है,
ठीक है, वो दोनों जब काउंटर बैलेंस हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाए, तो उसे बोला जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फोर्स सरपास नहीं करती एक दूसरे को। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक डेफिनेशन और दी जा सकती है जिसको बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बैलेंस। यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस फॉर्म होना, बैलेंस तभी फॉर्म होगा जब हमारी बॉडी एक्सर्ट जितना फोर्स करे वो इक्वल हो जाए हमारे इन्वायरमेंट के, हमारे सराउंडिंग के, और अ स्टेबल सिचुएशन वेयर ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर आउट एंड वेयर नो चेंजेस आर अकरिंग। ठीक है, तो ये है पूरी डेफिनेशन। कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का अगर मैं फ़र्क बताऊं और डायनेमिक इक्विलिब्रियम से, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो एक स्टेबल पोजीशन पे हो। ठीक है, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि हम बैलेंस बना रहे हैं किसी एक स्टेबल पोजीशन पे। जब हम हैंड स्टैंड करते हैं, ठीक है, जब हम हाथों के बल पे खड़े होते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहे, हम ना ज़्यादा आगे जाए ना ज़्यादा पीछे रहे, एक स्टेबल पोजीशन में, एक स्टैटिक पोजीशन में, बिल्कुल अपराइट पोजीशन में रुके रहे। ठीक है, तो जहाँ पे हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक स्टेबल पोजीशन पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करूँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन मोशन। ठीक है, यानी हम मोशन में ऑलरेडी है, हमारी बॉडी मूवमेंट में है, तब हम बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक बैक फ्लिप मारा, ठीक है, मैंने कार्टव्हील किया। कार्टव्हील होता है ना कि हाथ से घूमते 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 ऐसे टर्न लेके आए। ठीक है, तो वो जब हम टर्निंग्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पे क्या है, हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वाइल आवर बॉडी इज इन द मोशन। ठीक है, तो जब मूवमेंट में हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब हम एक स्टेबल पोजीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, एक स्टेबल पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। क्या चीज़ें हैं जो कि स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेबिलिटी पे फोकस करती है? तो बात करते हैं स्टेबिलिटी की अगर हम, तो स्टेबिलिटी का फर्स्ट आता है जो जितना नियर होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारा बेस, उतना ही स्टेबल पोजीशन में रहा जा सकता है। ठीक है, नियरर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू द बेस, मोर द स्टेबिलिटी इज अटेन्ड। यानी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जितना क्लोज होगा हमारे बेस के साथ, बेस क्या है, जहाँ पे सरफेस, जहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ बॉडी का पोर्शन टच हो रहा है, या कुछ ऐसा पोर्शन जिसके थ्रू मैं अपनी बॉडी को स्टेबल रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, सेकेंड आता है ब्रॉडर द बेस ग्रेटर द स्टेबिलिटी। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे एक पैर पे खड़े होना है इतने से स्लेज पे, ठीक है, तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर मैं बोलूँ मुझे पूरा लेट के बैलेंस मेंटेन करना है, कि लेट को मैं बैलेंस मेंटेन करूँ कि मैं इधर उधर ना हो जाऊँ। ठीक है, तो जितना मैं अटैच रहूँगा ग्राउंड से, जितना मेरा बेस अटैच होगा हमारे सरफेस से, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी मुझे। ठीक है, एक बंदा सिंगल पैर पे खड़े होके उतना अच्छा बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाएगा जितना एक पर्सन पूरा का पूरा लेट के बैलेंस मेंटेन करेगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आता है लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर द स्टेबिलिटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना क्लोज होगा ग्राउंड के, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जैसे कि अभी हमने देखा था। ठीक है, आगे क्या है, व्हेन द बॉडी इज इन फ्री इन द एयर, इफ द हेड एंड फीट मूव देन हिप्स हेल्प मूव अप एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर बॉडी हमारी पूरी फ्री है एयर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हमारा हाथ और पैर यूज़ नहीं हो सकते हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारे हिप्स का। वहाँ पे हमारे हिप्स ही है जो कि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे हमारा हिप एयर में होगा तो वहाँ पे हमारा हाथ और पैर ही है, हमारे लिम्स ही है जो कि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के काम आएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है इसके अंदर बॉडी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बॉडी वेट उतना ही स्टेबिलिटी अटेन करेगी तुम्हारी बॉडी, क्योंकि जितना वेट होता है ना वो उतना पुल करती है तुम्हें ग्राउंड की तरफ, ग्रेविटी उतना ज़्यादा वर्क करती है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो होल्ड करके रखेगी तुम्हें उस पोजीशन पे।
ठीक है। तो ज़्यादा वेट क्या करता है, ज़्यादा वेट हेल्प करता है प्रोवाइड कराने में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके, अच्छा, तो आगे है इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में ही। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट एक पोजीशन है, जस्ट एक पॉइंट है जो कि हम मेंटेन कहते हैं, जहाँ पे हमारा पूरी बॉडी का मोस्टली पोर्शन जो है स्टेबलाइज होने के लिए लाई करता है। ठीक है, अगर मैं बताऊँ प्रॉपरली तो ये है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच ऑल द बॉडीज मास सीम्स टू बी लोकेटेड एंड द पॉइंट अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट वुड बैलेंस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा मोस्टली बॉडी मास जो है वहीं पे ही होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला हमारा नाभि होती है। ठीक है, हमारी जो नाभि होती है वहाँ पे क्या होता है, हमारा मोस्टली हमारा बॉडी का सेंटर पार्ट हम उसको बोलते हैं, जो कि क्या करता है, मोस्टली पूरा का पूरा बॉडी का पोर्शन वहीं पे लोकेट होता है। ठीक है, बॉडी का पूरा बॉडी मास वहीं पे फॉल करता है। ठीक है, अगर हम अपने कोर को इधर उधर करेंगे तो हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तभी हमारी स्टेबलाइजिंग मसल्स, यानी हमारी एब्स की जो मसल होती है, हमारी एब्डोमेन की जो मसल होती है, हम उसको बोलते हैं हमारी स्टेबलाइजिंग मसल होती है, क्योंकि वही हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है। बेशक हम भाग रहे हो, ठीक है, हम खड़े हो, हम कोई भी पोजीशन में हो, कोई भी एक्शन में हो, जो बेस है, जो हमारा एब्स है, ठीक है, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही वो चीज़ है जो कि हेल्प करेगा हमें हमारा बैलेंस मेंटेन करने के लिए, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस चेंजिंग ड्यूरिंग मूवमेंट। अगर हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, देखो अब रहेगा वहीं पे, चेंज कैसे होगा? चेंज हो जाएगी उसकी पोजीशन के अंदर। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो कायदे से पहले यहाँ पे था, तो इसके हिसाब से यहीं पे होना चाहिए था, लेकिन अब बॉडी चेंज हुई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी साथ साथ उसके चेंज हो गया। ठीक है, तो बैलेंस जो बनाया जाता है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ही हिसाब से बनाया जाता है। अच्छा, इट हेल्प टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द एथलीट। जितने अच्छी कंट्रोल होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, उतना अच्छे तरीके से तुम एक्शंस परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो बस यही है चीज़ें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेके। अब कंट्रोल जितना पावरफुल होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, उतनी ज़्यादा स्किलफुल तुम्हारे मूव्स दिखेंगे।